हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो आप सभी लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन में बर्लिन, बुडापेस्ट एंड ओस्लो और कोपेनहेगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। और बात करें यहाँ की करेंसी की तो नॉर्वे की करेंसी है दोस्तों क्रोन। फर्स्ट ऑप्शन में बर्लिन, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी देश की राजधानी है और कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ पर 4 कंट्री के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये चारों के चारों आप लोग याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह जो स्मैश वर्ड है यह जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वीवी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, वीवी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा और वर्तमान में यह कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीवी का मकबरा वर्तमान में स्थित है औरंगाबाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है। ऑप्शन है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर डीएनए। तो दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है राइबोसोम्स। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सूर्य की प्रकाश में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, सॉरी यहाँ पर जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई है और मोसले के द्वारा एटॉमिक नंबर की खोज की गई है। तो यहाँ पर आपके 4 डिस्कवरीज मैंने आपको बता दिया है, इन सभी के नाम आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, 1 माइक्रोन का मान किसके बराबर होता है। दोस्तों, 1 माइक्रोन को अगर हम मीटर में कंपेयर करें तो यह बराबर होगा 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या था। दोस्तों, 2011 में लास्ट टाइम सेंसस हुआ था और इस वर्ष के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है वो है 73% का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड में बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 पर एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार वे तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगे। 3 तरह की लाइट्स दिए गए हैं जो क्रमशः 24, 36 और 54 सेकेंड में कलर चेंज करती है। अगर तीनों एक साथ 10:15 पर बने हैं तो अगली बार कब एक साथ रंग बदलेंगे। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इन तीनों बत्तियों का जो टाइम दिया गया है यानी कि 24, 36 और 54, इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड कर सके। तो इन तीनों का एलसीएम यहाँ आ जाएगा दोस्तों क्या, 216। अब हमें यहाँ पर मिनट और सेकंड में बात करना है ना, तो 216 को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ये आपका हो जाएगा 3 मिनट 36 सेकेंड। 3 मिनट का वैल्यू क्या हो गया, 60 × 3 180 और 180 में आप 36 जोड़कर देखो तो आपको 216 मिल रहा है। यानी कि 10:15 के बाद 3 मिनट 36 सेकंड और गुजरेंगे
तब फिर से वो तीनों की तीनों बत्तियां एक साथ रंग बदलेगी। तो अब देखो 10:15 में अगर हम 3 मिनट ऐड करें तो हो जाएगा 10:18 और साथ में कितना सेकंड, 36 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। मान लो कि बी 100 रुपये कमाता है महीने का, तो ए का आय क्या है इससे 25% ज़्यादा, यानी कि 125 रुपया। आपको यही बताना है ना कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितना कम है। तो बी की आय यहाँ पर ए की आय से 25 कम है और इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसके कंपैरिजन में निकालना है, ए के कंपैरिजन में। तो ए का वैल्यू नीचे रख दिया। 25 से ए कटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना कम है, 20% कम है ना। तो 80% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ए की आय का यह 80% हो जाएगा। और अगर कम पूछे कितना कम है तो 20% कम है। जैसे देखो बी की आय यहाँ पर कितना थी, ए की आय 125 है ना, तो यही पूछा है ना कि बी की आय ए की आय का कितना है। तो बी का आय 100 है और ये किसके बराबर से पूछ रहा है, तो 125 के बराबर से। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे 5 से 20 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20 गुना 4 80। यानी कि दोस्तों बी की आय जो है वो कितना है, कम 80% यहाँ पर है। समझ में आ गया। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। किसी त्रिभुज की अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके इंटरनल एंगल का रेशियो 1:2:3 है। सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटरनल कोण है ए बी सी, इन तीनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है और इसका रेशियो दिया गया है 3:2:1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों एंगल निकाल लेंगे। तीनों एंगल कैसे निकलेगा, मान लो पहला हमारा एंगल x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। तो इन्हीं तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 3 + 2 5 और 5 + x 6, 6x के बराबर 180। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 30 हो जाएगा। हमें सबसे बड़े कोण का रेडियन मान बताना है, तो x का वैल्यू 30 है। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 30 × 3 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हमारा सबसे बड़ा कोण हो गया ना। और इसका रेडियन में मान बताना है, तो रेडियन में मान बताने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 से यह कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो इसका रेडियन में मान आ जाएगा π/2। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 10 संख्याओं का माध्य 0 है। यदि इन संख्याओं में 72 और -12 को भी शामिल कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य कहने का मतलब है दोस्तों एवरेज। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल सम हमें नहीं पता है तो इसे हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। 10 संख्याओं की बात की रहे हैं तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और इसका एवरेज क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, क्रॉस मल्टीपल होगा 10 का 0 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा जो सम है टोटल नंबर का वो पहले से 0 है। अब इसमें हम 72 और शामिल कर दे रहे हैं और -12 को शामिल कर दे रहे हैं। तो अब हमारा सम क्या हो जाएगा, 0 + 72 तो 72 ही रहेगा और 72 में से 12 माइनस करोगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों अब हमारा सम क्या हो गया, 60 हो गया। हमें कहा गया है कि नए नंबर को शामिल करने के बाद नया माध्य क्या होगा। तो टोटल सम तो हमें पता चल चुका है। अब टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 संख्या पहले से थी, 72 और -12 2 संख्या और शामिल कर दी गई, यानी कि अब टोटल संख्या यहाँ पर 12 हो गया। 12 को 60 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, यानी कि दोस्तों नया माध्य यहाँ पर 5 होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में इसी साल पूछा गया है, मई के महीने में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5% का रेट दिया गया है, टाइम दिया गया 3 महीने का और यहाँ पर अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो दिया गया है 25 रुपीज़। आपको प्रिंसिपल बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो हमने P लिख दिया। रेट हमारा 5% है। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अगर ईयर में दिया रहता तब तो सिंपल हम ऊपर में लिख देते, लेकिन मंथ दिया गया है ना, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। मंथ 3 दिया गया है और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1 हम ऊपर लिख देंगे, नीचे 100 से आप यहाँ पर डिवाइड करते थे और 4 हम नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से आप बताओ P का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि इस सभी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, SI कितना है 25 है। तो यहाँ से आप इसे फिर से मैं लिख कर बता देता हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 25 है बराबर P इंटू रेट 5 इंटू टाइम 1/100 गुना 4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, P निकाल सकते हो। P निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुना 100 गुना 4 और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500, और 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल 2000 का था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 10,000 लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट उस पर 40% तथा 10% की क्रमिक छूटों से कितना बेहतर है। देखिए 10,000 का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कहा गया है कि इस पर एक छूट दिया जाता है 50% का वो, या फिर एक छूट दिया जाए 40% और 10% का वो, दोनों में से कौन बेहतर होगा। तो एक बात तो आप क्लियर पता कर सकते हो कि 10,000 का अगर 50% छूट दिया जाए यानी कि यहाँ पर कितने का छूट मिल रहा होगा 5,000 का। अब हमें नीचे वाला निकालना है, तो 10,000 पर सबसे पहले तो क्या मिलेगा 40% का छूट, तो ये क्या हो जाएगा 4,000। अब यहाँ पर हमें 10,000 में से 4,000 तो छूट दे दिया, तो बच गया कितना 6,000 रुपये। 4,000 छूट वाला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे भूलो मत। अब बचा हमारे पास 6,000 रुपये, इस पर फिर से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिला 600 रुपये का। तो पहले 4,000 का मिला था, अब 600 को मिला है, यानी कि टोटल 4600 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर कितने का मिल रहा था 5,000 का ना, तो इससे ये जो है आपका कितना कम है 400 कम है, तो 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 मीटर तथा 40 मीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। एक समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल कोण बनाने वाले साइड्स हैं उनका लेंथ दिया गया है 30 और 40 मीटर। तो बताइए कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ जो कि है आपका A, B और C। अब इसमें क्या कहा गया है देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि इसका जो राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल यही हो गया ना, बनाने वाली भुजा क्या है 30 है और 40 है, तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो ए वाला साइड निकालना होगा। तो ए वाला साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2500, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 50। यहाँ पर क्या आ गया 50। हमें तीनों साइड पता चल चुका है 40, 30 और 50। पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड करना होता है, तो तीनों साइड को ऐड कर दो। 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, और 80 और 40 120, यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 120 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। दोस्तों यहाँ पर वृत्त का मतलब सर्किल हो गया और जीवा का मतलब कॉर्ड होता है। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक सर्कल है जिस पर एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया है EF, और दोस्तों उस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से कॉर्ड पर डाले गए एक परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में ये आपका सेंटर हो गया। अब कहा गया है कि EF एक इसमें कॉर्ड है यानी कि जीवा है, तो EF मानकर चलो कि कहीं पर भी आप ड्रॉ कर दो। इसे कहीं पर भी कर सकते हो, इसकी जगह आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसकी जगह आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है ना जीवा, वो क्या होता है, वो होता है सेंटर के थ्रू, और यह इसका डायमीटर भी होता है। तो यह आपका एक फैक्ट है जो आगे चलकर आपको SSC जैसे एग्जाम में भी काम आएंगे, इसे आप लोग ध्यान में रखना। कहीं पर भी मैं एक कॉर्ड ड्रा कर देता हूं और इसे नाम दे देता हूं E और F।
इसके बाद कहा गया है कि उस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है। तो एक मैंने यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर दिया, कितना, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर मान लो कि एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है पॉइंट ओ तक, इसी का आपको लेंथ बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर बन रहा है ना। और EF का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक थ्योरम होता है कि जब भी कोई ऐसा कॉर्ड हो जिस पर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब अगर EF 10 सेंटीमीटर है यानी कि इसका दोनों पार्ट क्या होगा, 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है 5 और इधर वाला भी पार्ट 5। तो आप बताइए कि एक साइड 13 है, एक साइड 5 है, तो इधर वाला साइड आप नहीं निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। परपेंडिकुलर निकालने का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हो गया 169 और माइनस बेस क्या हो गया 5 का 25, ये आपका 144 हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पर अभी पिछले साल एयरफोर्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। विलीफ को कोड किया गया है AFK के DI के द्वारा, तो सेल्डम को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए विलीफ को कोड कैसे किया गया है, अगर हम इसके कोड को समझ लें तो सेल्डम को भी उसी प्रकार से कोड कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियरली विजुअल हो। चलिए देखो यहाँ पर क्या क्या है, BELIE और F है और इसका कोड क्या है AFKD है और I है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो B में से -1 करने पर आपको A मिल रहा है, E में अगर आप +1 करोगे तो आपको F मिल रहा है, L में अगर आप -1 करोगे तो आपको K मिल रहा है, I में अगर आप वापस से +2 ऐड करोगे तब आपको K मिल रहा है, E में अगर आप -1 करोगे तो D मिल रहा है और F में आप अगर +3 करोगे तो I मिल रहा है। तो कोड आपको समझ में आ गया, -1 + 1 -1 + 2 -1 + 3, समझ में आ गया ना। पहले -1 हो रहा है, फिर +1, फिर -1, फिर +2, फिर -1 और फिर +3। तो सेल्डम का भी कोड हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले S में से -1 जाएगा तो ये आपका R हो जाएगा, फिर E में से +1 होगा तो F हो जाएगा, L में से -1 होगा तो K हो जाएगा, D में से +2 होगा तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा, फिर O में से -1 होगा तो N हो जाएगा और M में अगर +3 हो जाएगा तो P हो जाएगा। तो इसका कोड है RFKFNB, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। जिस प्रकार से मैराथन का संबंध रेस से है उसी प्रकार हाइबरनेशन का संबंध किससे होगा। तो मैराथन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का रेस है ना, उसी प्रकार से जो हाइबरनेशन है यह एक प्रकार का स्लीप है यानी कि निद्रा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन का है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रघु ने कहा कि उनकी इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है, तो रघु का महिला के साथ कैसा संबंध है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके डायग्राम ड्रॉ करके पूरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक व्यक्ति है रघु को मैंने क्या किया, स्क्वायर में रखा क्योंकि ये आपका मेल है। अब कह रहा है कि उस महिला की इकलौती बहन मेरी बेटी की माँ है, तो रघु की बेटी यहाँ पर क्या हो गई, मान लो कि ये इसकी डॉटर हो गई D, इसकी माँ यहाँ पर हो गई क्या M, और इसकी भी माँ क्या हो गई M'। इसी की बहन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है ना, सिस्टर के बारे में। तो इस महिला का रघु के साथ क्या संबंध है, इसकी जो डॉटर की माँ हुई वो तो इसकी वाइफ हो गई और इसकी वाइफ की जो माँ होगी वो क्या लगेगी, सास लगेगी ना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाओ तो इसी प्रकार से डायग्राम बना लेना, आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और डायग्राम में कोशिश करना कि जो मेल हैं उन्हें या तो पॉजिटिव कर दो, जो फीमेल है उन्हें निगेटिव, या फिर स्क्वायर और सर्कल में डाल देना जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्लियर है सभी को 19 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है, आपको वो ऑप्शन फाइंड करके बताना है। सबसे पहले देखो 14 है और 49 है। अगर आप 14 का हाफ निकालोगे तो आपको 7 मिलेगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन को देखोगे तो 16 में से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है।
20 का आधा करोगे तो 10 मिलेगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। लेकिन 24 का आधा निकालोगे तो 12 है और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। लेकिन यहाँ पर 121 दिया गया है जो कि 11 का स्क्वायर है। तो बाकी तीनों नंबर से ये वाला अलग है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वां तथा बाईं तरफ से चौथा है। उस पंक्ति में कितने और लड़कों को शामिल किया जाए ताकि उनकी संख्या 28 हो जाए। मान के चलो कि यह एक लाइन है और इस लाइन में अरुण यहाँ पर बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है कि अरुण राइट साइड से 12वें पोजीशन पर है और लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पर है। तो दोस्तों यहाँ पर तक 12 पोजीशन कहने का मतलब क्या है कि राइट साइड से टोटल 12 लड़के यहाँ पर तक होंगे। फिर इसके बाद कहा है कि लेफ्ट से वो चौथे पोजीशन पर है, यानी कि लेफ्ट से इसके साइड में 3 लड़के और बैठे होंगे ना। तो टोटल लड़के अभी पंक्ति में कितने हैं 12 यहाँ तक थे और 3 इधर के, यानी कि 15 लड़के तो ऑलरेडी पंक्ति में हैं। हमें और कुछ लड़कों को ऐड करना है जिससे कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो 15 में 13 और ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हमें 28 मिले। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8, 24, 96, 480, 2880 इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखते हैं यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखकर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है दोस्तों कि नंबर आपस में ऐड या फिर माइनस नहीं हो रहा जबकि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आपको दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे तो समझ जाना कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। तो देखते हैं 8 और 24 के बीच में कैसा संबंध आपको दिख रहा है। आप देखोगे कि 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर देखो 8 से अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा। फिर 24 और 96 में क्या है, 24 में अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 96 मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म ध्यान से देखोगे 96 और 480, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 480 मिलेगा और 480 में अगर आप 6 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2880 मिलेगा। तो सीरीज में 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगले टर्म में अब 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है। और 2880 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 20,160। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन भी आपको एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि ए का मतलब गुना है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब प्लस है, तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट में 6a 6 है, तो 6a की जगह पर हमने गुना लिख दिया और यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर b है, b का मतलब माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। 10b 5 है, तो 10 माइनस 5 कर दिया। फिर यहाँ पर c है, c का मतलब प्लस है, तो हमने प्लस लिख दिया और अंदर में 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 2c 2 हो जाएगा। तो 6 गुना 6 क्या हो गया 36, 36 माइनस क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5 और प्लस 2 + 2 4 हो जाएगा। तो 36 और 4 40, 40 में से 5 जाएगा तो 35, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन भी देखिए एक आपका जरूर एग्जाम में आने वाला है और बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नारी, माँ और डॉक्टर के बीच में वेन आरेख बनाइए, फीमेल, मदर और डॉक्टर के बीच में। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर है कि ये जो फीमेल का वेन डायग्राम है ना, इसी के अंदर में क्या आएगा वुमेन आ जाएगा, क्योंकि वुमेन हमेशा से क्या होगी फीमेल ही होगी। अब बात करें डॉक्टर की, तो देखिए डॉक्टर एक तो मेल हो सकता है, एक तो फीमेल हो सकता है। इसके अलावा जो माँ है वो भी तो डॉक्टर हो सकती है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम ऐसा बनाएंगे जो आपका डॉक्टर का होगा। ये आपका डॉक्टर कुछ बाहर हिस्सा रह गया है जो कि माँ और नारी में नहीं आ रहा। ये वाला हिस्सा आपका डॉक्टर का वो है जो कि नारी में आ रहा है और ये वाला हिस्सा डॉक्टर का वो है जो कि माँ में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार का आप सभी का वेन डायग्राम बनने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए सिलॉक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कथन है और कुछ निष्कर्ष दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन कहा है कि कुछ अध्यापक छात्र हैं और सभी छात्र लड़कियां हैं। तो देखिए कुछ अध्यापक छात्र हैं, सभी छात्र लड़कियां हैं।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे गर्ल्स का, और स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सभी स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएगा। फिर कहा है कि कुछ जो अध्यापक हैं वो स्टूडेंट भी हैं, तो कुछ जो टीचर हैं वो इस प्रकार से आ जाएंगे जो कि आपके स्टूडेंट में भी आएंगे। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या क्या कहा है। निष्कर्ष में सबसे पहले कहा है दोस्तों कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं। आप बताइए, जो टीचर हैं और लड़कियां हैं दोनों आपको दिख रहा है ना, आप बताइए कि सभी की सभी लड़कियां टीचर के अंदर आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ लड़कियां अध्यापक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखोगे तो टीचर का वाला ये वाला जो पार्ट है ना, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है टीचर का वो कहाँ आ रहा है, गर्ल्स के अंदर आ रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि सभी छात्र अध्यापक हैं। देखिए छात्र तो आपके ये हो गए ना, और टीचर ये हो गया, सभी छात्र तो टीचर के अंदर नहीं आ रहा है ना, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और कुछ लड़कियां छात्र हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गर्ल्स ये पूरा का पूरा है और इसमें कुछ पार्ट स्टूडेंट का भी है ना, तो डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 और 4 ये दोनों ही निष्कर्ष सही हो रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपके नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन हैं आगे के 5, तो आइए उन सभी क्वेश्चंस को भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर आकृति में से चुन करके बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आने वाला है। ध्यान से देखिए यहाँ पर सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बीच में सर्कल दिख रहा है ना, जो कि सर्कल यहाँ पर आकर बाहर चला गया है, और यहाँ पर जो अंदर वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल नया आ गया है, पिछले वाले पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अगले जो पार्ट बनाएंगे ना उसमें फिर से अंदर वाला पार्ट को बाहर कर देंगे, यानी कि ये जो आपको पेंटागन दिख रहा है वो बाहर हो जाएगा, और इसके अंदर में कोई एक नया फिगर आएगा। लेकिन नया फिगर कौन सा आएगा, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। मैंने आपको क्या बताया था कि अंदर वाला पार्ट अगले वाले बॉक्स में जाकर बाहर आ जाता है और बड़ा हो जाता है। तो देखिए इस बॉक्स में बाहर में और बड़ा में कौन सा फिगर है, ट्रायंगल है ना, यानी कि यह कहाँ से आया होगा, इसके अंदर से आया होगा। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा बॉक्स आने वाला है ये बताना है। तो देखिए पहले वाले सीरीज में आप देखोगे तो 2 आपको सर्कल दिखेगा और 2 आपको ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स में क्या है, एक सर्कल बाहर से गायब हो गया है और बाकी के 2 ट्रायंगल रह गए हैं। तो इसके अगले टर्म में क्या होगा, जो बचा हुआ एक सर्कल है वो भी गायब हो जाएगा और सिर्फ इस प्रकार का ट्रायंगल बच जाएगा। फिर इसके बाद अगले टर्म में यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ट्रायंगल गायब हो जाएगा और केवल एक ट्रायंगल बचेगा। तो ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है दोनों में से कि कौन सा एक बॉक्स बाकी तीनों बॉक्सों से अलग है। तो देखते हैं एक एक करके, एक अलग क्वेश्चन है और ये आपका एक अलग क्वेश्चन है, दोनों को एक नहीं समझ लेना। यहाँ पर ध्यान देखिए, इसका मुंह नीचे की ओर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह ऊपर की ओर है। बी ऑप्शन में भी देखोगे तो इसका मुंह इधर की ओर खुला है, इसका मुंह नीचे की ओर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह ऊपर की ओर है। डी ऑप्शन में इधर है, नीचे है और ऊपर की ओर है। लेकिन सी ऑप्शन देखोगे ना तो एक का मुंह तो इधर है, दूसरा का इधर है, तीसरा का इधर है और चौथा का इधर है, यानी कि ए वाला और ए वाला दोनों ही फिगर का जो माउथ है वो एक ही डायरेक्शन में ओपन है, जबकि ऐसा बाकी के 3 फिगर में नहीं हुआ है, इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन में है PEIO, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑड फिगर है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब मैंने 2021 का पेपर देखा था ना तो उस समय आया था, इसीलिए मैंने ए वाला फिगर वाला क्वेश्चन डाला है। यहाँ पर देखो E, I और O तीनों के तीनों वॉवेल है ना, और P कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर P जो है वो बाकी तीनों से अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ऊपर में जो आपको एक फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर, ये नीचे के किस फिगर में सम्मिलित है। तो फिगर कैसा है, एक यहाँ पर ट्रायंगल का कोना है और इसमें ऐसे करके एंगल बना हुआ है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें इस प्रकार का आर्क टाइप का बना हुआ कहीं पर भी नहीं है, तो इसे तो आप सीधे ही रिजेक्ट कर दो। सेकंड वाले को देखोगे तो यहाँ पर भी आपका आर्क नहीं बना हुआ दिख रहा है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन देखोगे तो कोई आर्क यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको आर्क कहाँ पर दिखेगा बना हुआ, इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखोगे ऐसे करके, मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो आर्क है वो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार का फिगर आपका है ना ऊपर में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
सो गाइज इसी के साथ आज आपका रागा का मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार एयरफोर्स इनटेक 1 2024 में अपीयर होने जा रहे हो और आपने अभी तक जीके एंड जीएस का प्लान तैयार नहीं किया है तो दोस्तों यह ईबुक खास तौर पर इसी एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसके पहले भी जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं जनवरी एंड मई में, वहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी ईबुक से देखने को मिला था। लगभग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक वाइज शामिल किया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज करके परचेज कर लेना, या फिर इंस्टा मोजो से परचेज करने का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप सभी लोग examguru.job.in से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।